न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट कौशल कौशिक जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट लग रहे हैं और थैंक यू। बड़े परिश्रम के बाद आज आपका समय मिला और जो सबसे बड़ी बात है कि आपको हम लोग और भी बड़े चैनलों पे देखते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। चार्टर्ड अकाउंटेंट कौशल कौशिक जी, सवाल मेरा ये है कि जो देश की वित्त मंत्री जी ने अभी 1.5 महीने पूर्व जो बजट पेश किया है लोकसभा में, जो पास भी हो गया, वो कैसा लगता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नज़रों में? बजट बहुत अच्छा है। इसमें जैसे 12 लाख तक नो टैक्स का उन्होंने प्रावधान किया है। 12,75,000 तक भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर वो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद में सैलरी क्लास अगर अपनी रिटर्न फाइल करता है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगा, देश में परचेजिंग पावर बढ़ेगी और उससे हमारा कंजम्पशन अल्टीमेटली बढ़ जाएगा और इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा। सर, बहुत दिनों से ये मांग थी कि 12 लाख तक का किसी को उम्मीद नहीं थी, एक तरह से बहुत बड़ा गिफ्ट मिला, तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का यही मोटिव है कि मैक्सिमम पैसा जो हमारा मीडियम क्लास है और लोअर मीडियम क्लास है, जो पीपल है, उनकी जेब तक पहुँचे और उसको खर्च करें और अपनी स्थिति को सुधारें। जी कौशल जी, सवाल एक और भी आता है। वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा था कि भाई इस घोषणा से 1 लाख करोड़ का राजस्व का घाटा भी होगा, तो घाटे की भरपाई कहाँ से होगी? तो घाटे की भरपाई करने के लिए हमारे पास जैसे अभी पेट्रोल और हमारा जो डीजल है, इसमें हम एक्साइज ड्यूटी का एडजस्टमेंट कर देते हैं। जैसे अभी पीछे दिनों कच्चा तेल जो ग्लोबल मार्केट है उसमें कम हुआ है, लेकिन उसको हमने एडजस्टमेंट करके अपना राजस्व की पूर्ति कर लिया। नहीं, क्या इसके साथ एक सवाल मेरा ये भी है कि जो भी टैक्स का पैसा आम जनता बचाएगी, मध्यम वर्ग बचाएगा, वो पैसा बचाता तो है नहीं, कहीं कहीं खर्चा करता है जी। तो इनडायरेक्ट वे में क्या जी, वो भी घूम के हमारी गवर्नमेंट के पास हमारे पास आ जाएगा, जीएसटी के रूप में जाएगा। जीएसटी के रूप में आ जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कंजम्पशन बेस्ड बजट है, तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो कंजम्पशन पे आपका जीएसटी लगेगा और वो जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो राजस्व का कोई नुकसान नहीं होगा। सर, बस 5 या 10 मिनट हम आपका और लेंगे, कई मुद्दों पे हमें आपसे बात करनी है। कौशल जी, इसके साथ जो जुड़ा हुआ सवाल है कि 12 लाख और 12,75,000, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है एफडी करते थे या इंश्योरेंस लेते थे टैक्स का लाभ लेने के लिए, तो क्या वो एफडी करने या इंश्योरेंस करने में कुछ कमी आई? देखिए, मेरे हिसाब से कमी नहीं आएगी, क्योंकि आज का जो टैक्स पेयर है वो बड़ा जागरूक है और जो इंश्योरेंस की संकल्पना है, परिकल्पना है, वो हमारा रिस्क बेस होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, तो आपके व्यूअर्स को मैं यही बताना चाहूँगा कि वो इंश्योरेंस को सेपरेट रखें और अपने इन्वेस्टमेंट को सेपरेट रखें। अगर वो इंश्योरेंस पे जा रहे हैं तो अपना टर्म इंश्योरेंस नहीं, टर्म इंश्योरेंस के लिए कहीं मनाही नहीं है, वो हमारा रिस्क कवर के लिए होता है। अब उसमें खाली हम टैक्स की चीज़ें ढूंढेंगे तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं और ये सोचें कि मेरी इन्वेस्टमेंट और अच्छी बढ़े, उस पर रिटर्न ज़्यादा मिले, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को दे पाऊँ। क्या आपको लगता है कि इस बार जो युवा है, जो मोदी जी की परिकल्पना है, सिप, म्यूचुअल फंड, इन सब चीज़ों पे भी इन्वॉल्व होगी? बिल्कुल होगी। आप देख सकते हैं पिछले जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, निफ्टी 7,500-8,000 से लेके 22,000-25,000 तक निफ्टी पहुंच चुका है, जो कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है उसकी मजबूती का एक पैमाना है, जो दिखाता है कि सरकार जो चल रही है वो अच्छे हाथों में है, सही हाथों में सरकार है और इकोनॉमी बहुत अच्छा चल रही है। जी। अच्छा सर, एक सवाल मेरा और भी था कि इस बजट में बहुत तेज़ी से निवेश, कृषि और अंतरिक्ष अभियान और एक तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल या इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया है, सभी क्षेत्रों पे जोर दिया गया है। जैसा कि आपने एक बार चर्चा में मुझे बताया था, मखाना बोर्ड को भी बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया है जी। तो कुल मिला जुला के जो बजट है इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन ये इन चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। किसी भी देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद ज़रूरी है, किसी भी देश के लिए किसान आधारित, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी किसान आधारित है। नो डाउट हमने काफ़ी अच्छा रिवॉल्यूशन इंडस्ट्रियल भी किया है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि हम एग्रीकल्चर को छोड़ सकते हैं। तो एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकोनॉमी आज भी है, तो जब तक किसान को हम फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे, किसान की आय दुगनी नहीं करेंगे, तब तक हमारी बजट की जो कल्पना है, जो उसका एक सिद्धांत है, वो कंप्लीट नहीं होता। तो इस बजट से किसान की आय भी फर्क पड़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगी। मखाना बोर्ड की स्थापना करने का प्रावधान बिहार में किया गया है, जो हमारे ईस्टर्न और पूर्वी क्षेत्र के किसान भाई हैं
उनको इससे बहुत मदद मिलेगा। अगर मखाना बोर्ड बढ़ेगा तो नो डाउट वहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, नई नई तरीके की मशीनियों के लिए कंपनियाँ वहाँ पर आएंगी और उससे हमारे उस क्षेत्र का, उस किसान का विकास होगा। सर, इस बजट में एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रावधान मजबूत किया गया है, तो थोड़ा बारीकी से बताएं कि एमएसएमई सेक्टर में कौन कौन चीज़ें हैं जो कारोबारियों के लिए लाभ पहुंचाएगी। सर देखिए, एमएसएमई में जैसे हमारा सीजीटी एमएससी करके एक गवर्नमेंट का अनसिक्योर लोन प्रोवाइड करने का जो हमारे प्रावधान है जो रोजगार के लिए बड़ी मदद करेंगे, तो उसकी लिमिट बढ़ा के 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी गई है। इसके अलावा जो हमारी मुद्रा लोन चलती है वो भी अपना 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। जो छोटे हमारे बहुत छोटे लाइक रेहड़ी वाले या जो बहुत छोटा एक छोटी शॉप करते हैं उनको भी इससे बहुत ज़्यादा मदद सब मिलेगी। तो सर, एमएसएमई सेक्टर में जैसे कि उसका टर्नओवर बढ़ा दिया गया है, 45 दिन की पेमेंट कर दी गई है, 45 डेज की पेमेंट का प्रावधान ये एमएसएमई एक्ट के अंदर लेके आए, जो 2006 का एक एक्ट एमएसएमई एक्ट होता है। उसके अंदर अगर कोई आपका जो परचेजर है अगर आपको पेमेंट नहीं करता विद इन 45 डेज, देन उसका जो भी परचेज है वो डिसअलाउ हो जाएगा इनकम टैक्स के अंदर, यानी उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये बड़ा ही बेनिफिशियल टू द एमएसएमई सेक्टर है, क्योंकि जो सामने वाली कंपनी है, आपका जो परचेजर है वो आपको टाइमली पेमेंट देने की पूरी कोशिश करेगा, पूरी कोशिश नहीं पूरी पेमेंट देगा, तो उसका पूरा एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा और इसके अलावा उस पर 36% के आसपास की जाके इंटरेस्ट भी लगेगा। तो मतलब कुल मिला जुला के जो है एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत बेहतर किया गया है। टर्नओवर की सीमा भी बढ़ा दी है, 50 से 100, 250 से 500 ये सब चीज़ कर दी गई है। 1.5 से 5 ये इन्वेस्टमेंट की एक उसमें कैटेगरी थी, ये भी उन्होंने बढ़ा दी है। और शायद सर ये भी परिकल्पना है कि वित्त मंत्रालय जो है एमएसएमई सेक्टर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए 10 लाख से ऊपर उद्यमियों तक अपनी बात पहुंचाने का संकल्प किया है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे जो जानकारी मिली है कि आप भाजपा का जो सीए प्रकोष्ठ है उसमें को कन्वीनर हैं। जी। तो मोदी जी और वित्त मंत्री सीतारमन जी का कुशल नेतृत्व कैसा लगता है देश को विकास करने में? देखिए, बहुत अच्छा नेतृत्व है जब से मोदी जी आए हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपके पॉडकास्ट में बोला कि जब से मोदी जी आए हैं, निफ्टी के रूप में ही हम देख सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, क्योंकि निफ्टी लाइक एक इंडेक्स है हमारा शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का। किसी भी कंट्री का जो इंडेक्स होता है वो पूर्वानुमान कर लेता है कि आने वाले टाइम में इकोनॉमी में क्या होने वाला है, क्योंकि वो उन सब चीज़ों को डिस्काउंट करके ही उस पर ही व्यापार होता है। तो जैसे 7,500-8 हज़ार से 25,000 के आसपास जाकर निफ्टी पहुंची है, ये सीधा सीधा बता रहा है कि भारत एक कुशल संगठनकर्ता, कुशल नेतृत्व के हाथ में है, जो हमारे मोदी जी हैं और हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। अच्छा, एक जनता का सवाल है सर, इतना कुशल नेतृत्व, फाइनेंस मिनिस्टर मोदी जी के बावजूद भी हमारा भारत देश का जो रुपया है सर वो इतना मजबूत क्यों नहीं हो पा रहा है डॉलर के मुकाबले? उसके कई सारे कारण हैं। अभी जैसे आप देखें पिछले 4 साल से यूक्रेन रूस का वार चल रहा है, ग्लोबल बहुत सारी चीज़ें फैक्टर हैं, जैसे अभी ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया है, तो ये इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। और यूएसडी इज ए इंटरनेशनल करेंसी सर, तो उसमें सारे लोग व्यापार करते हैं। हाँ देखिए, ये मोदी जी हैं कि इसकी वैल्यू और ज़्यादा डेप्रिशिएट हो सकती थी कि मोदी जी ने जो चीज़ें करी, मेक इन इंडिया जो उन्होंने प्रोजेक्ट चलाया और उन्होंने जो भी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए चीज़ें करी, उससे जाके ये रुपया अभी तक कंट्रोल है, नहीं तो रुपया और भी ज़्यादा नीचे जा सकता था। अब इसको बेहतर करने के लिए उन्होंने कई सारे प्रावधान किए हैं, जैसे एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, वो सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के ऊपर उनका ध्यान है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी जो डिपेंडेंसी ऑन दी पेट्रोल प्रोडक्ट्स, ऑन डीजल और नेचुरल गैस, ये कहीं ना कहीं कम होगी। और अगर कम होगी तो हमारा जो आउटफ्लो है, फॉरेन आउटफ्लो, वो कम होगा, जिससे हमारे रुपये में स्थिरता आ जाएगी। मतलब फॉरेन करेंसी जो मुझे बाहर देना पड़ता है वो कम हो। तो जनता से आप अपील करेंगे कि सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लें? बिल्कुल जाए जी, सौर ऊर्जा और सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जाए। इसमें कई स्टेट गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी दे रही है, सौर ऊर्जा पे सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। आप ही लगाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपकी जो घर का जो लाइट का खर्चा है वो 0 हो जाएगा। और सर पॉल्यूशन भी बड़ा इफेक्टेड होगा। पॉल्यूशन नहीं पड़ेगा, नो डाउट, अल्टीमेटली इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा सर। जी जी जी। सर एक बड़ा सवाल और भी है जी सर, किसी भी देश के लिए जो स्टार्टअप होता है वो कभी कभी मील का पत्थर साबित होता था जी। एक वक्त था कि हमारे देश में टाटा बिरला बहुत बड़ी कंपनी होती थी, लेकिन कुछ दिनों पूर्व
ओला, उबर, अमेजॉन बहुत तेज़ी से अपनी टर्नओवर बढ़ाई। तो इस बजट में युवाओं को सपनों को पूरा करने के लिए स्टार्टअप बहुत बड़ा फोकस किया गया है। लेकिन सर निवेदन है कि 1000 स्टार्टअप में से 10 ही चल पाते हैं। तो क्या आप सुझाव देंगे हमारे युवाओं को कि वो स्टार्टअप को चला लें? देखिए उसमें क्या है कि उनका जो कंसेप्ट होता है वो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से उनकी स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। इसमें गवर्नमेंट अभी जो बजट में कई सारी स्कीम लेकर आई है, उस स्कीम में ऐसा है कि जैसे कोई भी स्टार्टअप है, जो कोई नया स्टार्टअप करना चाहता है, तो उससे रिलेवेंट जो भी कंपनी है तो उसमें जाके वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसके कंसेप्ट को समझ सकते हैं, उस पर देन वर्किंग कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टार्टअप में गवर्नमेंट टैक्स रिबेट भी दे रही है। नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आपका जो भी प्रॉफिट होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान है कि स्टार्टअप बढ़े और उसी पे मोदी जी काम कर रहे हैं। बस सर, लेकिन जो स्टार्टअप के युवा हैं उस लोन को गिफ्ट समझ लेते हैं, उससे सदुपयोग नहीं करते। तो उनकी सोच अच्छी होनी चाहिए और उनके पास एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र भी मेरे ख्याल से होना चाहिए सर। देखिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी स्टार्टअप करने आ रहा है तो वो किसी एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर जैसे भाई या बहन जो भी हैं उनसे जाके मिले, उनसे कंसल्ट करें। जो भी फंड वो आ रहा है वो उस फंड का बेस्ट यूटिलाइजेशन, जिसके अंदर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसको करना चाहिए कि कम पैसे में वो कैसे ज़्यादा आउटपुट लेके आ सकता है। ये उसको जाके मिलना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तब वो इस चीज़ पे अपने सपने को साकार कर पाएगा। क्योंकि कम से कम स्टार्टअप का जो रेशियो है 90% तो आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि हमारा आपका पैसा, जनता का पैसा ही आपको बताया डूबता है। लैक ऑफ प्लानिंग है उनका, राइट। वो उस पे ध्यान नहीं दे रहे, खाली एक स्टार्टअप तो लेकर आ गए, एक कंसेप्ट तो लेकर आ गए, लेकिन उसका जो ब्लूप्रिंट है उसको पूरा स्टेप वाइज उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करा। अगर वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट कौशल जी, एक सवाल और भी है। ये जो 12 लाख या 12,75,000 का जो रिजिम है, क्या इससे इनकम टैक्स पेयर की संख्या बढ़ेगी? जी बिल्कुल, इनकम टैक्स पेयर की संख्या बढ़ सकती है। हाँ इसमें, लेकिन यही है कि अल्टीमेटली बेनिफिट बढ़नी चाहिए मेरे हिसाब है ना, और वो मुख्य धारा में भी आएंगे। मुख्य धारा में भी आएंगे बिल्कुल। और चाहे वो लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो लोग रिटर्न नहीं भरते हैं, क्योंकि अभी भी इनकम टैक्स से लोग बहुत डरते हैं। नहीं, अब देखिए जैसे जब भी आपने देखा होगा, ये कोई छुपी बात नहीं है, जब भी रिजीम का कोई भी आता है और उसमें जो भी टैक्स स्लैब बढ़ता है तो उतने अनुपात में कहीं ना कहीं टैक्स पेयर की संख्या बढ़ जाती है। और वो एक बार जब आएंगे मुख्य धारा में तो ऑलरेडी वो नेट टैक्स नेट में आ जाएंगे और सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अच्छा सर, जो मेरा प्रयास है वो यही है कि आपकी बात जो है वित्त मंत्रालय तक पहुँचे, कुछ सुझाव, क्योंकि उनके पास तो पूरी टीम होती है, बहुत सारे एडवाइज़र होते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बजट में कुछ चीज़ें और अगर ऐड ऑन हो जाती तो ये बजट और बेहतर हो जाता? नहीं, बजट बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। ऐड ऑन तो देखो, फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए तो रोड कभी एंड नहीं होता। जी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इंस्टीट्यूट का मेंबर हूँ, तो इंस्टीट्यूट में हमारे डायरेक्ट टैक्स बोर्ड की कमेटी है, इनडायरेक्ट टैक्स बोर्ड की कमेटी है, वो अपने सुझाव देती है। वित्त मंत्री जी और वित्त मंत्रालय हमें इन्वाइट भी करता है, बुलाता है, और हमारी जो चीज़ें जो लेने लायक होती हैं वो बिल्कुल हर एक बजट में वो लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। क्या आप निवेदन करना चाहेंगे कि ट्रिब्यूनल बने जीएसटी का? जी बिल्कुल, जीएसटी का ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। हाँ। और उसमें काफ़ी अच्छी डिमांड है, जो टैक्स पेयर और टैक्स चेकर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें तो पैसा जो है चलन में आएगा और ग्रोथ ज़्यादा, इकोनॉमी बढ़ेगी सर। बिल्कुल, कलेक्शन अल्टीमेटली बढ़ेगा सर। राइट सर। और एक सवाल मेरा यही है, बहुत लोगों से मैंने पूछा था तो उन्होंने जवाब दिया, क्या जो पार्टनरशिप फर्म है उसका टैक्स का जो रेट है कम होना चाहिए? हाँ, देखिए एक ही सुझाव बिल्कुल मैं देना चाहूँगा गवर्नमेंट को, जैसे आपने पूछा कि जो अभी हमारी कंपनीज हैं उसमें टैक्स रेट 22-25% के आसपास लगता है, लेकिन पार्टनरशिप में हमारा टैक्स रेट 30% प्लस स्लैब वगैरह जाके ज़्यादा हो जाता है, 30% मिनिमम है। तो उसका एक रेट कम होना चाहिए, वो कम से कम एट पार्ट कॉर्पोरेट आना चाहिए। ये सुझाव ये मैं सुझाव बिल्कुल गवर्नमेंट को, अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री को देना चाहूँगा। राइट सर, और पूरी उम्मीद है कि आपकी बात पहुंचेगी तो कोई ना कोई इसमें अच्छा निर्णय होगा। सर एक सवाल, क्या जो 28% का टैक्स है स्कूटी पे, आज के समय में बहुत आवश्यक चीज़ है स्कूटी या मोटरसाइकिल, तो वो स्लैब रेट कुछ कम होना चाहिए टैक्स जीएसटी में, कुछ चीज़ों से हटा दिया जाए? देखिए उसमें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उनको कितना रेवेन्यू फॉरवर्ड को उसकी वजह से करना पड़ेगा, तो वो एक बार फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको एनालाइज करे। मेरे हिसाब से एज ए बीइंग कंज्यूमर होना चाहिए। राइट भाई, स्कूटी और मोटरसाइकिल तो बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, उसे 28% हटा के 18% पे लाएं, बाकी चीज़ें जो 28% है
उसी पर हैं। जी। ओके सर, एक सवाल और भी था सर, जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स फेसलेस हुआ, राइट? क्या लगता है कि उस फेसलेस जो धरातल पर स्कीम पहुंची मोदी जी के, उससे कितना फ़ायदा और कितना पारदर्शिता है आज के समय में? देखिए, इसे बहुत ज़्यादा पारदर्शिता नो डाउट आई है। जो केसेस हैं, केसेस की संख्या बढ़ी है, और जो चीज़ें जो एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आनी चाहिए थी, वो पूरा सिस्टम में उसका लॉग बन जाता है और वो लॉग पूरा जनरेट होता है। उस लॉग की वजह से एक एक जो भी चीज़ें, जो भी डॉक्यूमेंट सामने वाला एसएससी सबमिट कर रहा है, उधर असेसिंग ऑफिसर है, तो उसका पूरा तरीके से उसके बेस पे ही असेसमेंट होता है। इसमें कोई छिपाव, कोई नहीं चीज़ नहीं होता। होती। तो ये टूल्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टूल जो फेसलेस है, बिल्कुल। बहुत इसमें अच्छा ह्यूमन है। इंटरवेंशन नहीं होता ना सर। ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा तो काम अच्छा होगा। जहाँ भी मशीन नहीं आती, काम अच्छा होता है। जी 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 जी। और सर, एक सवाल मेरा था कि मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे, लेकिन दिल्ली में इस बार जो है रेखा गुप्ता जी भाजपा की मुख्यमंत्री हैं, क्या लगता है डबल इंजन की सरकार दिल्ली को कितनी सौगात देगी और कितना और बेहतर बनाएगी? देखिए, डबल इंजन की सरकार बहुत सौगात देगी, और उसका सीधा सीधा स्टार्ट उन्होंने डे 1 ही कर दिया था। जब डे 1 उन्होंने मीटिंग करी और आयुष्मान योजना को दिल्ली के अंदर लागू कर दिया। ना केवल दिल्ली के अंदर लागू करा, बल्कि 5 लाख स्टेट गवर्नमेंट यानी दिल्ली स्टेट की तरफ से 5 लाख प्लस करके 10 लाख की सौगात उन्होंने ये बहुत बड़ी दिल्ली सौगात के है। नागरिकों को दी। इसके अलावा उन्होंने यमुना में दूसरे तीसरे दिन से ही मशीनें लगाकर सफाई स्टार्ट करा दी, और काफ़ी तरीके से सफाइयाँ हो रही हैं। नई नई मशीनें आके सफाइयाँ यमुना के अंदर हो रही है, और यमुना को साफ करके जिस तरीके साबरमती रिवर फ्रंट है, गोमती रिवर फ्रंट है, उस तर्ज पर दिल्ली के अंदर यमुना रिवर फ्रंट बनेगा, जहाँ पर हम आप सब भाई बहन जाकर शाम को गंगा मैया की आरती में भी शामिल हो सकते हैं, और जमुना मैया हाँ सॉरी जी, जमुना मैया की आरती में भी शामिल हो सकते हैं, और वहाँ एक तरह से पर्यटन का आनंद भी बिल्कुल ले सकते हैं। जी। तो दिल्ली हमारा और बेहतर डबल इंजन सरकार में दिल वालों की और होगी साफ सुथरी दिल्ली होगी, स्वच्छ, और पूर्वी दिल्ली में भी यमुना, हरियाली आएगी सर। हरियाली आएगी, स्वच्छ यमुना होगी, स्वच्छ जीवन होगा, स्वच्छ दिल्ली के लिए बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल। लास्ट सवाल सर, युवाओं के लिए, आपका जो प्रोफेशन है सर, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कहीं कोई पेपर लीक नहीं होता, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा जो नंदा जी आपके नेशनल प्रेसिडेंट बने, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। जी बिल्कुल, नंदा सर के लिए बहुत बहुत थैंक यू। नंदा सर हमारे नॉर्थन रीजन से ही आते हैं, वो जस्ट अभी प्रेसिडेंट बने हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो इस इंस्टीट्यूट को और आगे पहुँचाएं। के अंदर हम होप करते हैं कि इंस्टीट्यूट और नई ऊंचाइयां छुएगा। और सर, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना क्यों पसंद किया? माता पिता का ड्रीम था या कैसा ये ड्रीम आपने अपने अंदर ले आए? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना बड़ा कठिन है। ऐसा वैसे ड्रीम कोई सीए बनने का नहीं था, मैं सिंपल एक अकाउंटेंट बनना चाहता था, लेकिन नियति को मंजूर था, तो मैंने सीए स्टार्ट किया। मेरे पेपर्स होते चले गए, एंट्रेंस हुआ, देन इंटर हुआ, देन फाइनल हो गया, और टचवुड में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट कौशल कौशिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार, थैंक यू सो मच।